और चलिए आप शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर आज रहेंगे, जहां पर सीएम रात्रि विश्राम भीमताल में किया और मुख्यमंत्री धामी आज कैंचीधाम जाएंगे और जहां पर तीर्थ स्थलों के सफाई अभियान में भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 22 जनवरी से पहले सभी तीर्थ स्थलों पर सफाई की अपील की है और ऐसे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई अभियान की आज शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अभियान में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नैनीताल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज सफाई अभियान की भी शुरुआत होनी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बताइए आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा सीएम का? देखिए, सीएम कल रात ही यहाँ पहुंच गए हैं और जो भीमताल विनायक है कासा होम स्टे में रुके हैं और कुछ देर बाद यहाँ कैंचीधाम पहुंच जाएंगे और यहीं से पूरे स्टेट में जो तीर्थ स्थलों का सफाई अभियान है उसमें जुटेंगे और अपील करेंगे राज्य के लोगों से कि जो तीर्थ स्थल है उनको साफ सुथरा रखें, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त उत्तरायणी का पर्व चल रहा है, तमाम जगहों पर स्नान चल रहे हैं या अलग अलग मंदिरों में आयोजन चल रहे हैं, तो एक अपील इसलिए भी की जानी है कि जो अपने मंदिर हैं, मठ हैं या फिर जो तीर्थ स्थल हैं उनको साफ सुथरा रखा जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार इस बात को कहा था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले आप जो तीर्थ स्थल हैं उनकी सफाई करें और एक मैसेज दें कि जो अपने तीर्थ स्थल हैं उनको साफ और स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है। उसके बावजूद ही आज जो नैनीताल का कैंचीधाम है उससे स्टेट में इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री धामी खुद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वहां पर आयोजन होना है और जो सफाई अभियान में अब तक जुटे हैं, छोटे छोटे स्थलों की साफ सफाई करते रहे हैं, चाहे वो जिस तरह से नैनीताल का नौकुचिया ताल हो या नैनीताल के इर्द गिर्द जो स्वच्छता मिशन में जुड़े रहे हैं, कुछ उन लोगों को भी उत्साह मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे, उनको पुरस्कार भी वो आज दे सकते हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें तमाम लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं में कहा उत्साह है, क्योंकि कैंचीधाम का जो मास्टर प्लान है उस पर भी काम होना है। स्थानीय लोगों को यह उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद जो कैंचीधाम का मास्टर प्लान पर काम होना है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो रिंग रोड बनना है या बाईपास रोड बनना है, एक पुल रातीघाट के पास बनना है, उसको भी बल मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो कैंचीधाम वाला इलाका है वहां पर जाम की स्थिति बन रही है, टूरिस्ट को काफी दिक्कत हो रहा है, जो पहाड़ आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सारी समस्याओं का हल भी वहां से निकलेगा और सीएम खासतौर पर वहां से राज्य के लोगों दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा सीएम के दौरे को लेकर। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आज मकर संक्रांति स्नान पर्व है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और भीड़ का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया गया है। तो मकर संक्रांति पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए, आप ये सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर मां गंगा में लोग दूर दूर से पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, मकर संक्रांति का पर्व और लोग दूर दूर से पहुंचते हैं हरिद्वार आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तस्वीरें आप दिखाइए और ये भी बताइए कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है। बिल्कुल, देखिए, मकर संक्रांति का आज स्नान है। अंग्रेजी वर्ष का ये पहला गंगा स्नान होता है और आज गंगा स्नान पर हर की पैड़ी का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर काफी ठंड है और ठंड होने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर कितना उत्साह है। सुबह के वक्त ही बड़ी तादाद में, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले जो प्रातःकाल की जो गंगा आरती है वो आरती संपन्न हुई है और आरती में बहुत ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की थी, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान है ये लगभग हर साल जो है वो 14 और 15 जनवरी को ये मनाया जाता है और इसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है तिथियों के अनुसार। तो जो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो आज की बजाय कल होगा, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज से ज्यादा भीड़ जो है वो कल हो सकती है। हालांकि आज भी बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से जो है
स्नान को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कल ही जो पूरी पुलिस फोर्स जो मेले की ड्यूटीज में लगी हुई है उनको ब्रीफ कर दिया गया था। पूरे मेले को सुरक्षा की दृष्टि से 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैफिक के डाइवर्जन का प्लान भी लागू किया गया है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव पड़ता है तो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो भी किया जा सकता है। कल से ही ड्यूटीज तैनात कर दी गई थी और उसके अलावा जो भारी वाहन है रोड्स पर वो भी पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित रखे गए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। कुछ श्रद्धालु यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त काफी दूर से पहुंचे हुए श्रद्धालु, उनसे कुछ बात कराएंगे। जी, कहाँ से आए? जय माता दी। हम आए डिस्ट्रिक्ट ऐसे बेसिकली कठुआ से है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो JNK स्टेट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। काफी दूर से आप आए यहाँ पर मकर संक्रांति पर आज स्नान के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मकर संक्रांति जो है हमारे हिंदू धर्म में इसको बड़ी ही महत्वपूर्ण मिली है, क्योंकि ये काफी मुफीद माना गया है। यहाँ पे हम पिछले साल भी यहाँ पे आए थे, तब भी काफी एंजॉय किया था, लेकिन तब मकर संक्रांति नहीं थी। आज हम लोहड़ी के त्योहार पे स्पेशली यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे काफी एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से मिले, वो भी काफी मतलब बहुत गंगा में स्नान किया आपने, क्या कुछ कामना की देश के लिए, समाज के लिए? लोग हम यही चाहते हैं कि हमारे भारत देश में पूरा प्रेम भाव से रहे भारत देशवासी जो भी हैं। और मैं तो माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि हमारे देश को इतनी अनुमति दे कि वो एक साथ मिल के चले, वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहलाने फुसलाने में ना आए, वो एक साथ प्रेम भाव से आगे बढ़े। क्योंकि अगर हमने भारत को आगे लेके जाना है तो हमने एकजुट होके चलना है, ना कि दूसरों के बहकावे में आने से। आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, इधर अयोध्या में जो है भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो बस यही चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे वहां पे भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो तो हमने एक किस्म की जीत हासिल करी है और वो दर्शन करने के लिए हम जरूर जाएंगे। और तो पुलकित माइनस में टेम्परेचर है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों की ये आस्था है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही देश की खुशहाली के लिए कामना कर रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। और चलिए बागेश्वर की बात करेंगे। बागेश्वर में आज से भव्य उत्तरायणी मेले का आगाज होगा। वहीं मेले के लिए पूरे बागेश्वर शहर को सजाया गया है। इस बार अयोध्या की थीम पर उत्तरायणी का ये मेला होगा। मेले में कई कार्यक्रम होंगे और 7 दिनों तक उत्तरायणी मेला चलेगा। तो प्रभु श्री राम की ही थीम पर इस बार इस मेले की शुरुआत होने जा रही है और भगवान श्री राम की चित्रण इसमें दिखाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं। सुष्मिता, उत्तरायणी मेले की शुरुआत होने जा रही है और थीम इस बार अयोध्या होगी। प्रभु श्री राम की अलग अलग झलक उनके जीवन से जुड़ी हुई आज देखने को मिलेगी। बताइए किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार मेले में क्या खास रहेगा? जी, हर बार की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आज इसका उद्घाटन होगा और झांकियों के साथ इसका उद्घाटन होगा। बागेश्वर में तहसील से आज झांकियां निकलेंगी, पूरे नगर क्षेत्र से होते हुए नुमाइशी झांकियां पहुंचेंगी और तब नुमाइश स्थल में जो भव्य मेला है हर साल लगता है, उसका आज वहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। और ये मेला इस बार इसलिए खास रहेगा क्योंकि इस बार जो राम थीम है या अयोध्या की थीम पर ये मेला हो रहा है, तो साथ ही लोगों में भी काफी उत्साह में देखने को मिल रहा है। आज सरयू नदी पर लेजर शो होगा जिसपे कई तरह से जो राम की जीवन की झलकियां हैं उनको दर्शाई जाएंगी और साथ ही इसमें जो मेला है वो हमेशा से धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विख्यात रहा है, तो उसके अलग अलग रंग इस मेले में देखने को मिलते हैं। कुमाऊं का कहें या पूरे उत्तराखंड का ये मेला सबसे पुराना मेला है, तो आज धूमधाम से इसका जो उद्घाटन है वो होगा। और साथ ही अगर बात करें इसकी धार्मिक महत्व की, तो बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है, सरयू नदी है, ये हमेशा से धार्मिक और पौराणिक क्षेत्र रहे हैं और इन्हीं को लेके उत्तरायणी की शुरुआत हुई थी। और बात करें इसके अलावा व्यापारिक मेले की, तो हमेशा से ही यहाँ पे जो है व्यापारिक मेला लगता रहा है। पहले टाइम पे तिब्बत, नेपाल और अन्य देशों से, राज्यों से यहाँ पे लोग आया करते थे। एक बाटर तक व्यापारिक मेला यहाँ पे होता था जिसमें जो स्थानीय लोग हैं बागेश्वर के या कुमाऊं के, उस टाइम पे
गेहूं या अनाज वो देके, वो नमक या इस तरह की चीजें या उन्हीं वास्ते लेते थे। लेकिन आज जो व्यापारिक मेला है वो भी बहुत बड़ा हुआ है, अधिक मात्रा में व्यापारी पहुंचे हुए हैं। और बात करें अगर सांस्कृतिक इसमें झलक की तो और इस बार ये जो मेला है ये राममय नजर आने वाला है, क्योंकि थीम इसकी अयोध्या पे रखी गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका। बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक इस बार अयोध्या राम मंदिर के थीम पर है। वहीं बागेश्वर और अयोध्या के बीच में एक खास कनेक्शन भी है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अयोध्या की कहानी सरयू के बगैर अधूरी है। अयोध्या और बागेश्वर का कनेक्शन भी सरयू नदी से ही जुड़ा हुआ है। बागेश्वर के सरमूल से ही निकलकर सरयू अयोध्या पहुंचती है और ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी का साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। माँ सरयू जी के तट पे ये बसा बागेश्वर, यहाँ से आप 100 किलोमीटर के अंदर माँ सरयू जी का उद्गम स्थल है और वो सरमूल के नाम से, सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। यहीं से होकर के अयोध्या सरयू जी गई हैं। समय वशिष्ठ ऋषि जो हैं जल ले गए थे, सरयू ले गए थे, और आज जो है आधुनिक गाड़ियों में वो जल जा रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों की आस्था का केंद्र भी ये है सरयू नदी है। हमारे जितने भी दैविक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, हम गंगा जल के रूप में सरयू का जल ले जाते हैं। अब सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट से इसकी घोषणा कर गए हैं कि जिस तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी पर्यटक स्थल बनाया जाए। इसको धार्मिक की दृष्टि से जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा करके इसकी घोषणा की है और धीरे धीरे जो है इसका बहुत ही अच्छा विकास होगा, क्योंकि बागेश्वर जिले के सरमूल स्वधारा से सरयू निकलती है। हम देखते हैं सरमूल सरयू का उद्गम स्थल है और सरयू अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित माना जाता है। और ये सरयू का पौराणिक एक कथा रही है कि श्री राम जी की एक पौराणिक कथा रही है सरयू से रिलेटेड। तो सरमूल के लिए, वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोजेक्ट चलाए हैं वहाँ। आज हर राम भक्त अयोध्या जाने को आतुर है। अयोध्या में एकाएक पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। अब सरकार सरमूल को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है, तो आने वाले वक्त में सरयू की मूल पर भी पर्यटकों का जमावड़ा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी लोगों की। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मैदानी जिलों में घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया गया। वहीं 17 तारीख को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि 3500 मीटर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया गया। उधम सिंह नगर है तो वहाँ पर फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से जो तापमान दिन के वो भी काफ़ी कम रहे। कोल्ड डे कंडीशंस में 2-3 दिन से वहाँ पे मिल रही है और आज कल आगे भी 2-3 दिन के लिए उसको रखा गया है। तो समझते हैं कि शायद अभी आगे 17 के बाद जो उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। उत्तरकाशी के जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में आ गए हैं। डूंडा मुखेम रेंज के जंगलों में रात भर आग लगी रही। आग के चलते पूरे जिले में धुंध छाई हुई है और कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जिले में लंबे समय से बारिश न होने के कारण आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे कि वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच में जंगल कैसे जल रहे हैं हम आपको दिखा सकते हैं। ये जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे जंगल है, धू के जल रहे हैं। और जनपद में इसमें हाल ये है कि कई जगहों पे लगातार जो जंगल है वो जल रहे हैं और जनपद में है धुंध छाई हुई है। और कड़ाके की ठंड में के बीच में जो वेस्ट कीमती जो जंगल है वो लगातार जल रहे हैं। तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरह के हालात है। लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो जंगल है लगातार जलते जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो वन संपदा है उनको नुकसान पहुंच रहा है, जो जंगली जीव है उनको भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे
रात के समय पे जो न्यूज 18 ने आपको दिखा रहा है, और इस समय पूरे जनपद में धुंध छाई हुई है और कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। इसके बीच में जो जंगल है एक बार फिर से धधक रहे हैं। बलवीर कुमार, न्यूज 18, मातली, उत्तरकाशी। खबर चमोली से है, जहां पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जोगी धारा के पास में जंगलों में भीषण आग लगी है और लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने का प्रयास कर रही थी। वहीं जंगल में लगाई गई आग का वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हेलंग से लेकर मारवाड़ी तक बाईपास सड़क का निर्माण करने वाले मजदूरों के द्वारा आग लगाई गई है और वन क्षेत्र अधिकारी ने आग लगने के बाद में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रायल के दौरान हुई दुर्घटना के पीछे के कारणों की अब परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। जो गाड़ी 5 जिंदगियों को लील गई, उसका ना रजिस्ट्रेशन था और ना ही इंश्योरेंस, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि नियमों के विपरीत था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8 जनवरी को राजाजी टाइगर रिजर्व से लगे चीला में हुए भयानक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। ट्रायल के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसी बेकाबू हुई कि 6 सेकंड में उसने 5 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। मामले की अब जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का ये भी कहना है कि ये रैश ड्राइविंग का मामला ज्यादा लगता है। दुर्घटनाग्रस्त हुई इस गाड़ी को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आपको चौंका कर रख देंगी। ट्रायल पर लाई गई गाड़ी का ना तो रजिस्ट्रेशन था और ना ही इंश्योरेंस। पुलिस की जांच टीम ने इसकी पुष्टि की है। सवाल उठता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी 1 महीने से फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से लेकर सचिवालय तक कैसे घूम रही थी। गाड़ी को बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी ने डिजाइन किया था। ताड़बा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में इसका ट्रायल किया गया, लेकिन वहां के पार्क प्रशासन ने इसमें कुछ सुधार की जरूरत बताते हुए इसे पास नहीं किया। 40 लाख कीमत की इस गाड़ी में एक भी एयर बैग नहीं था। एयर बैग होते तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। इस गाड़ी को अभी तक किसी पार्क से ओके टेस्टेड रिपोर्ट नहीं मिली थी। राजाजी पार्क के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इसका ट्रायल होना था और इतने ही में ही सेकंड्स में एक्सीडेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गाड़ी की प्रोग्रामिंग के बारे में उनको जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं उसका ध्यान बटा और गाड़ी जो डिट्रैक्ट हुई और ट्रैक से बाहर चली गई और फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और ड्राइवर ने स्वयं इस चीज को कहा भी है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लेकिन क्योंकि ये लगता है रैश ड्राइविंग का ही मामला ज्यादा दिखाई था कि जो जिस तरह से स्पीड अचानक बढ़ाई गई। क्योंकि जब मैं भी गया था तो इसमें कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें कि सेकंड्स में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की इस गाड़ी को लेकर वन मंत्री का कहना है कि ये जांच का मामला है। कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अगर ऐसा पाया गया तो दुर्घटना का पूरा भुगतान कंपनी को करना होगा। ये बात सही है जो आपका कहना है कि इंश्योरेंस था कि नहीं था, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, इसकी न तो हमने उनसे जानकारी मांगी और न हमें जानकारी मिली। तो अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, इंश्योर्ड थी या नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमने कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया और हमारे कर्मचारी मारे गए तो निश्चित रूप से अगर इंश्योर नहीं होगी तो कर्मचारी को कंपनी को इनका भुगतान करना पड़ेगा। जानकारी ये भी है कि बिना लीगल परमिशन के राजाजी के कोर एरिया में गाड़ी की टेस्टिंग ड्राइव चल रही थी। 40 लाख की गाड़ी की खरीद एक नीतिगत मसला था। इसके लिए न शासन से कोई पत्राचार हुआ और न सरकार से। वन विभाग ने इस दुर्घटना में 3 अफसरों समेत अपने 4 लोगों को खोया है। 5वां मृतक कंपनी का कर्मचारी था। इस दर्दनाक हादसे को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के भंकोली गांव में गुलदार की दहशत है और शुक्रवार देर रात को गुलदार ने भंकोली गांव में 10 बकरियों को अपना निवाला बना लिया। इससे पहले भी अगोड़ा गांव में गुलदार ने करीब 24 से भी ज्यादा बकरियों को अपना निवाला बनाया था। ग्रामीणों ने कहा है कि
काफी परेशान है, दहशत में भी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की भी मांग की है। आवाज नहीं उठाती है, अपनी ड्यूटी नहीं देते हैं, बगैरा को इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते हैं, तो ये अभी तो जानवरों को मार रहा है। यह इंसान के लिए भी खतरा का विषय है कि अगर इस ढंग से घटनाएं होती रहेगी तो उसको आदत पड़ जाएगी खून की, और जिस कारण से वो डे बाय डे अधिक इस प्रकार की घटनाएं करता रहेगा। 31 दिसंबर से बंद पड़े मनसा देवी मंदिर के रोपवे का संचालन शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर श्रद्धालु की सुविधा को देखते हुए 3 महीने के लिए संचालन कर रही मौजूदा कंपनी को ही रोपवे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। 3 महीने की अवधि के अंदर जिला प्रशासन और नगर निगम को रिटेंडरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।